गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे ग्रो आईपीओ पे भी कि क्या ग्रो आईपीओ में चल रहा है उसके बारे में। काफ़ी एक बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी आ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर पहले हम आज की मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या सा रहा आज इंडियन मार्केट। और लगातार 2-3 दिन से हमें इंडेक्स में एक अच्छी खासी फॉल दिख रही है। आज 25,600 के आसपास आके रुक गया है मार्केट, और जो कि 26,000 पे इंडेक्स जा चुका था, तो 25,600 आ गया है। और इस बार महीने के स्टार्ट में भी मार्केट नीचे गिर रही है, क्योंकि शायद पूरा पैसा आपका आईपीओ की तरफ ही जा रहा है। दो बहुत ही बड़ी नामचीन कंपनी जो कि D2C ब्रांड में है, कंज्यूमर ब्रांड्स में, और सब जगह हर घर में फैली हुई है, लेंसकार्ट और ग्रो। तो यहाँ से थोड़ा पैसा तो लिक्विडिटी सक इन होता है। इतने इन्वेस्टर्स आते हैं, 70,000 की एक कंपनी, एक 60,000 की करोड़ की कंपनी, तो दोनों में एक अच्छे खासे इन्वेस्टर्स के पैसे जाएंगे। मार्केट लिक्विडिटी सक इन होती है, और शेयर तब तक चढ़ना बंद कर देते हैं अगर एक लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाती है। तो वहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, उसका इम्पैक्ट हमें पूरा का पूरा दिख रहा है मार्केट में। तो बहुत ज़्यादा हम इसमें पेजेस या लीव्स तो नहीं देख सकते कि कितना क्या असर आ रहा है, पर थोड़ा सा यूएस मार्केट पे भी हम देखेंगे या बिटकॉइन पे भी देखेंगे। बिटकॉइन भी लगातार नीचे गिर रहा है, गोल्ड पे ठहराव आ गया है। तो लगातार हम इस सिलसिले पे, अगर आप हमारे डेली वीडियोस देखते हैं, तो हम डेली हर एक चीज़ पे, इस सब चीज़ों पे बातें करते रहते हैं। एक फ्लो ऑफ चेन हमारी बनी रहती है कि डेली क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है। उससे हमें पता चलता रहता है डेली कि मार्केट किस तरफ घूम रही है, किस तरफ सेक्टर पे जा रही है, सेक्टर रोटेशन कहाँ हो रहा है। और अगर पैसा बनाना है तो आप चाहे जितनी अच्छी कंपनी ले लें, वो वर्क करता है, अर्निंग्स आती हैं, कैचअप होती हैं, वो सब होता है। पर सबसे पहले एक जो परसेप्शन स्टोरी प्ले होती है, जिस स्टोरी या जिस स्टॉक के अराउंड या जिस सेक्टर के अराउंड जो हेडविंड या टेलविंड होता है, तो उनको एक एक्स्ट्रा अपलिफ्ट मिलता है। वो सेक्टर आप छोड़ भी सकते हैं, आप ले भी सकते हैं, सबका अपना अपना पर्सनल स्पेस और कंफर्ट होता है। जैसे सोलर आया, रिन्यूएबल आया, तो शायद मैं, या गवर्नमेंट आया, तो शायद मैं उन स्टॉक्स में नहीं था। पर आपके और पैसे हर जगह अलग अलग चीज़ें, 4-5 चीज़ें 6 चल रही होती हैं, आप वहाँ पे भी पैसा बना सकते हैं। तो 4-5 सेक्टर एक समय में एक जो तेज़ी बन रही होती है, जहाँ पैसा जा रहा होता है, फिर उसकी वैल्यूएशन हाई होती है, फिर एक दूसरे सेक्टर में पैसा जाता है, ऐसे ऐसे करके चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, आज आईटी इंडेक्स हमारा नीचे गिरा, और सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आईटी इंडेक्स आपका नीचे गिर जाता है। मार्केट में हल्का सा भी प्रेशर आता है, सबसे पहले एक आईटी इंडेक्स गिरता है। वहाँ पे एक अच्छा एफआईज का पैसा लगा हुआ रहता है आईटी का। और एक अभी मैं रिसेंटली आर्टिकल देख रहा था, उसमें उस चीज़ के बारे में एफआईज का जो नेट ये साल रहे हैं वो निगेटिव ही रहे हैं, पैसा आया नहीं है यहाँ पे। अगर आप एफपीआईज देखें, जैसे बहुत बैंक्स में तो इन्वेस्टमेंट भी हुई है, पर अगर आप उन सब चीज़ों को डिडक्ट करें, ये सब डिडक्शन को, तो निगेटिव रहा है। पर क्योंकि इतना एफपीआईज का पैसा आ जा रहा है, तो उस कारण से नेट कुछ बैलेंस आउट हुआ है। पर अगर हम आर्टिकल्स को देखें, तो उसमें साफ साफ ये चीज़ बोली जा रही है कि क्योंकि एक तो अर्निंग्स आ नहीं रही हैं इंडियन कंपनीज में उतनी ज़्यादा, बहुत ही चुनिंदा कंपनीज में एक अच्छी अर्निंग आ रही हैं, और उन सब स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस ज़रूर करते रहते हैं यहाँ पे इस चैनल पे। तो कुछ ही कंपनीज में बहुत ही कम में अर्निंग्स आ रही है। फिर उसके बाद जो एक एआई स्टॉक्स है, एआई में इंडिया काफ़ी पीछे रह गया है, और एक शायद मिस द बस हो गई है इस चीज़ में। तो जो पूरा पैसा है, आप देखें, अगर हम 2 साल पहले के आर्टिकल्स उठाएं, 2 साल पहले शायद 2024 जब बिगिन हो रहा था, एक हाई इंटरेस्ट इन्वायरमेंट था, एआई उतना नहीं फैशन में तब नहीं आया था, तो बातें हो रही थी कि तब चाइना के स्टॉक ने ऊपर मारा था, चाइना की मार्केट ने। तो उसको बोला जाता है कि चाइनीज़ मार्केट इज़ जस्ट अ ट्रेड, नॉट अ इन्वेस्टमेंट, बट इंडिया इज़ अ इन्वेस्टमेंट। तो क्योंकि बात थी कि ये ट्रेड है, हम इसको खरीदेंगे, लोअर वैल्यूएशन पे चल रहा है, हम उसको बेचेंगे, जैसे ही एक चाइनीज़ मार्केट में ऊपर वैल्यूएशन पहुंच जाएगी, पर इंडिया में एक लॉन्ग टर्म का पैसा आएगा। पर जैसे जैसे पिछले 1-1.5-2 साल में एआई की स्टोरी इवॉल्व हुई है, आप एनवीडिया देखें, आप पेलेंटायर देखें, आप कई चीज़ें देखें, एमडी देखें, तो कितनी चीज़ें जो चिप्स के अराउंड, और जैसी 1.5-2 साल में आपकी स्पीड आई है, जब से चैट जीपीटी का आना एक बहुत ही फलकम पॉइंट था। तो चैट जीपीटी के आने के पहले और उसके बाद दुनिया में काफ़ी किस्म से अंतर आया है, काफ़ी एआई को अलग अलग चीज़ से देखा जा रहा है, क्योंकि उसके पहले मशीन लर्निंग हो रही थी, ऐसी कई चीज़ें आई थी। पर एआई से आपके
जब सीधे सीधे ज़िंदगी में असर पड़ने लगा है तो उसकी ज़्यादा बात होने लगी और पूरी दुनिया में उसकी वैल्यूएशंस की बात ज़्यादा होने लगी। तो उस हिसाब से अगर हम इस पूरे फ्लो चार्ट को देखें तो वहाँ से अब चाइनीज़ और एशियन मार्केट्स में एक अच्छी खासी, जहाँ भी AI प्रेजेंट है वहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। और इंडियन में एक बॉटम अप अप्रोच हो रहा है, जिसमें कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कि बहुत अच्छी अर्निंग्स दे रहे हैं वही अब चढ़ पा रहे हैं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो उस बेसिस पर है तो आपका चल जाएगा, रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिटर्न, अच्छे मार्केट्स में आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। बट अगर नहीं है तो लैग करेगा, क्योंकि जो 2021-22 में जो सारे स्टॉक्स चलते थे अब वैसी रैली नहीं चल रही है। पर अगर हम बात करें थोड़ा सा ऑटो सेक्टर भी गिरा, क्योंकि हमने कल भी बात की थी कि रिजल्ट्स कैसे मंथली वाले अपडेट्स उतने अच्छे नहीं आए, जैसे GST गिरा था उस हिसाब से, जैसे हमने अच्छे रिजल्ट बहुत ही अच्छे एक्सपेक्ट किए थे उस हिसाब से मंथली अपडेट तो नहीं आए थे। फिर उस हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा FMCG और बैंकिंग में भी आज बैंक निफ्टी भी गिरा था। तो एक किस्म से आज लिक्विडिटी ड्राई थी और पैसा मार्केट में नहीं था और स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा, सब मार्केट में आज लाल ही था। भारती एयरटेल को देखें, उन्होंने इंडस टावर को बोल दिया कि हम वो पैसा लगा के खरीदने वाले हैं, उसमें एक स्टेक लेंगे। ऑलरेडी इंडस टावर में भारती एयरटेल का स्टेक है, तो उसके कारण से भी थोड़ा सा मार्केट में आप देखेंगे भारती एयरटेल थोड़ा बड़ा था। टाइटन के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, 3 लाख करोड़ की कंपनी के बावजूद 45% का रेवेन्यू, 45% का ग्रोथ, 70% का नेट प्रॉफिट आया है और लगभग रेवेन्यू 22-23% से ग्रो किया। तो ये बहुत ही एक ज्वेलरी सेक्टर के लिए काफ़ी एक, और हमने जितने भी देखे, एक सेंको गोल्ड का शायद हम रिजल्ट अगर हटा दें तो सेंको गोल्ड का अगर हम हटा दें तो काफ़ी उत्सव सीजी हो गया आपका। जितने भी हमें अपडेट्स जो हमें मिले हैं, PN गार्डगिल के हो गया या कल्याण ज्वेलर्स हो गया, थंगामैल का भी आया, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट। तो अगर हम ज्वेलरी सेक्टर में देखें तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और गोल्ड बेस्ड NBFC, मतलब गोल्ड कोलैटरल लेके जो भी NBFC लोन देती है उनके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अभी रिसेंट में कैप्री ग्लोबल आया, उसके बाद भी रिजल्ट अच्छा आया। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम उन चीज़ों पे वीडियोस अब आगे बनाएंगे अच्छी कंपनीज पे। पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं गोल्ड बेस्ड कंपनी में, क्योंकि गोल्ड के दाम इतने बढ़े हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट हमें एक अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। फिर हमने US मार्केट की बात करी कि वहाँ पे ज़्यादा हुआ। उसके बाद फिर एक अमेज़ॉन का शेयर काफ़ी वहाँ पे बढ़ा, क्योंकि उन्होंने एनवीडिया के साथ जो उनकी एक डील हो रही है कि OpenAI के साथ कि $38 बिलियन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी हमें देखा है कि अमेज़न पे एक तेज़ी देखने को मिली और क्लाउड में बहुत पैसा स्पेंड कर रहे हैं। हर AI में एक अच्छा कैपेक्स हो रहा है। सारी टॉप की कंपनी जितनी भी US की हैं, और लगभग $800 बिलियन का खर्चा हो चुका है। तो एक छोटी कंपनी के लिए इतना खर्चा कर देना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैक्स 7 की जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है और वही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर आप देखें कि निकेई भी बढ़ा और हैंग सैंग भी बढ़ा। तो इन सब में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। ऑल्दो इंडियन मार्केट स्ट्रगल कर रही है ब्रॉडर बेस में। बिटकॉइन $1,05,000, बिटकॉइन में भी एक लगभग प्रेशर बना हुआ है। गोल्ड भी अगर आप देखें तो धनतेरस वाले दिन इंडिया में हाई बनाया, उसके बाद से लगातार नीचे। और अगर हम मोटा माटी देखें तो 15-18% डाउन है, जो क्योंकि धनतेरस में इंडिया में प्रीमियम पे भी ट्रेड किया था, ये चीज़ जो भाव था उसके ऊपर भी ट्रेड हो रहा था। तो फिर उस हिसाब से अगर हम देखें तो बिटकॉइन में थोड़ा सा नीचे गिरा और बोलते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया। तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने का मतलब है कि बियरिश हो जाना। तो अब देखते हैं $1,05,000 के आसपास लगता है बिटकॉइन आज आ गया अभी के वक्त, इस वक्त। तो हम देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि आगे बिटकॉइन कहाँ जाता है, क्योंकि एक किस्म की वहाँ से आप तेज़ी सेंस कर पाएंगे। क्योंकि अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो मतलब बहुत ही मुश्किल होगा कि आप देखें कि गोल्ड भी शायद इतना जा पाए, या फिर एक किस्म से आप देखेंगे कि शायद नैस्डैक का भी एक टॉप लगता बन जाएगा। क्योंकि अगर शायद कहीं बिटकॉइन टॉप कर रहा है तो नैस्डैक मुश्किल हो जाएगी कि और ऊपर लगातार बढ़ता रह जाए। बट बोला गया है कि गोल्ड ऊपर जाता है, नैस्डैक नीचे जाता है। पर पिछले 1-2 साल में सारी इकोनॉमिक्स थ्योरी फेल हुई हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा एज अ इकोनॉमिक थ्योरी भी देखना कि क्या आगे चल रहा है। पर अब हम ग्रो IPO की बात कर लेते हैं। ग्रो जो है वो ग्रो तो एक D2C कंपनी, एक डिस्काउंट ब्रोकरेज में है। तो डिस्काउंट ब्रोकरेज में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव
क्लाइंट्स आपके ग्रो के पास हैं इंडिया में, और 2020 से काफ़ी एक अच्छे तरीके से स्केल किया है ग्रो ने, और लगभग 70,000 करोड़ का 60,000 करोड़ के मार्केट कैप पे इनका आईपीओ आ रहा है, और लगभग 15% का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट चल रहा है। तो मतलब विच विल मेक इट 70,000 करोड़ की कंपनी, ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी ग्रो। तो अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी इनकी जो एंकर लिस्ट है उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, ऑलमोस्ट जितने नाम पॉसिबल हो सकते हैं। शायद अभी देख रहा था तो 102 नाम थे इनके पास, तो 102 एंकर नेम है और अच्छे अच्छे एंकर नेम है। तो पर अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें उसके बाद हम थोड़ा ग्रैन्यूल्स पे जाएंगे और थोड़े उसके एक माइक्रो एनालिसिस करेंगे। पर अगर हम ऊपर से देखें तो इस स्टॉक में शायद आप कहीं भी पैसा लगा देंगे, और एक स्टिकीनेस होती है कि अगर मेरा किसी का 50 लाख का पोर्टफोलियो है, 50 लाख के स्टॉक्स किसी के पास डले हुए हैं एक उनके ब्रोकर पे या किसी डिस्काउंट ब्रोकरेज के प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं पूरे को बेचूं। और अगर मेरे को ट्रांसफ़र करना, इट इज़ नॉट एज ईजी कि मैं जोमेटो खोला, मैंने ऐप खोला या मेरे को डिस्काउंट 5 रुपये अगर मेरे को स्विगी में सस्ता मिल रहा है तो मैंने कर दिया उधर से, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो अगर मेरा अकाउंट ग्रो में है तो मैं देखूंगा कि अगर मैं 50 लाख का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं सारे टैक्सेस पे करूं, उसको सेल करूं, टैक्स पे करूं, उसके बाद फिर जाके दूसरे में अपना शेयर होल्डिंग बनाऊं। तो एक किस्म से जो स्विचिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है इस चीज़ में। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा स्टिकीनेस हो जाती है। तो ऐसे शेयर्स में आप ऊपर फंस सकते हैं, आप नीचे ले सकते हैं, बट एक किस्म से काफ़ी ज़्यादा इसमें आप पैसा शायद ही लूज़ नहीं कर सकते जब तक कंपनी कुछ बहुत ही गलत ना कर दे। और उस गलत करने को लिए एक मेहनत चाहिए होती है कि आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उस गलती को करने के लिए, जो कि दूसरे कंपनीज में बहुत इजी पॉसिबल होता है, पर इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पर ग्रो कितना होगी, बात होती है ग्रोथ की कि कितना ग्रोथ आ पाएगा यहाँ से। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि लगभग 7 से 8 बिलियन, पर इसमें सारा OFS जा रहा है, ऑफर फॉर सेल जा रहा है। तो ऑफर फॉर सेल में एक बहुत ही अमाउंट जा रहा है, लगभग 5500 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल जा रहा है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है जो इनके पुराने इन्वेस्टर्स थे या जो इनमें इन्वेस्टेड थे वो उनको एग्जिट मिल रहा है, चाहे वो बड़ी बड़ी पीज हों, वो आप प्रमोटर्स हों, प्रमोटर्स के स्टेक्स कम होंगे, और वेंचर कैपिटल जितने भी हैं वो भी है कि वो भी निकलेंगे। पर अगर हम थोड़ा सा इनकी बात करें कि कहाँ कहाँ है, तो मार्केट लीडर है ये, लगभग 26% ये एज ऑफ सितंबर 2025 में ये कंट्रोल करते हैं मार्केट शेयर। और ज़ीरोधा सेकंड है 15.64%, और एंजल वन आपका आ जाता है 15.18, और लार्जेस्ट एक्टिव क्लाइंट बेस है जो एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं, डॉर्मेंट हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव में कितने ज़्यादा आप एक्टिव हैं जो कि डेली आ रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा है। ऑल दो बहुत ही इसमें एक नॉर्मल सा है क्योंकि ग्रो बहुत ही रीसेंट कंपनी है, 2020 से काफ़ी कोविड के बाद से काफ़ी चली, और 2017 की फाउंडेड है। ज़ीरोधा बहुत ही पुरानी है, तो ऑब्वियसली उस समय के जो पुराने अकाउंट हैं तो आप देखेंगे कई अकाउंट बने हुए हैं पर लोग उसमें नहीं है, तो डॉर्मेंट ही हो जाना है वो अकाउंट। तो एज़ कम्पेयर की जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं तो वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक अकाउंट में चर्निंग होती रहेगी, एक अकाउंट में थोड़ा कुछ होता रहेगा, भले 10 शेयर। पर एक बात है, इंडिया में शायद एक बहुत ही रिसेंट स्टडी आई थी जहाँ पे शायद बहुत ही एक हैवी नंबर के पास, बहुत ही लार्ज शेयर के पास, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर मेरे को नहीं याद है, पर शायद लार्ज शेयर के पास जो अकाउंट होल्डिंग थी वो सिर्फ 10,000 रुपये थी डीमैट होल्डिंग में। तो जस्ट डीमैट होल्डिंग में 10,000 से तो होता नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा देखते हैं कि इंडिया में FNO का बहुत ही ज़्यादा कल्चर है, इक्विटी में FNO का, तो शायद दुनिया में और कहीं नहीं है इतना ज़्यादा, और इंडिया में शायद 99% या 98% ट्रांजैक्शन जो इक्विटी FNO में ही होता है, और इतना ज़्यादा ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, बाकी में कैश में बहुत ज़्यादा होता है। IPO की अगर हम टाइमिंग की बात कर लें तो IPO की टाइमिंग एक किस्म से बहुत ही पिच परफेक्ट टाइमिंग है, बहुत ही एक आप देख रहे हैं सेबी के जो नए रेगुलेशंस आने वाले हैं, तो सेबी के रेगुलेशंस अब हिट भी हो रहे हैं, और FNO के जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली घटे हैं। अगर ज़ीरोधा ने अपना रेवेन्यू दिखाया था तो उसमें लगभग
एक अच्छा खासा डाउनफॉल था, लगभग 40% का डाउनफॉल देखने को मिला था। तो जितना हम एक इस रेवेन्यू पे जो हम फोकस कर रहे हैं ग्रो के, वो अगले क्वार्टर या इस साल के अंत का जो रेवेन्यू रहेगा वो पिछले साल से शायद कम ही होगा। और इस बार भी हमने देखा है कि Q1 FY26 का जो ग्रो का भी जो रेवेन्यू आया है वो कम ही आया है। तो क्योंकि F&O में बहुत ही ज़्यादा इन लोग का रहता है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन, बहुत ही प्रॉफिट्स इनका वहाँ से आता है। तो जितना ज़्यादा कर्व लगेगा वो वॉल्यूम्स रिड्यूस ही होने वाले हैं और वहाँ से वो पैसा घटेगा। तो इस साल में जो रहेगा वो रेवेन्यू कम होता चला जाएगा। तो उस हिसाब से हम देखें तो काफ़ी अच्छे पिच परफेक्ट टाइम पे इनका IPO जो है वो आ रहा है। और लगभग अगर हम देखें तो 1.29 करोड़ इनके पास, 1,30,00,000 ऑलमोस्ट एक्टिव क्लाइंट हैं ग्रो के पास। अगर हम एंजल वन देखें, जो हम बाकी लिस्टेड है एंजल वन, तो 76 लाख है। और मोतीलाल ओसवाल का देखें तो 10 लाख है एक्टिव परफॉर्मेंस। और रेवेन्यू का अगर हम देखें तो कुछ मैं डाल भी दूंगा यहाँ पे। तो रेवेन्यू का 4,000 करोड़ है, प्रॉफिट 1,900 करोड़ है। हम देखें तो ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 45 है, एबिटा मार्जिन 60 है। अब जब एबिटा मार्जिन 60 आता है तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि शायद ये पीक एबिटा मार्जिन भी है इनका। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक स्टॉक में बोलते हैं कि आपको स्टॉक से एग्जिट कब करना चाहिए। तो स्टॉक से एग्जिट करने का एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है जब आप देखें कि उसका एबिटा मार्जिन अपने पीक आउट कर गया है। तो 60% से एबिटा मार्जिन ऊपर चले जाना या कामकाजी मुनाफे का परसेंट जो आप बोलते हैं है वो 60% के ऊपर जनरली स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी या ब्रोकरेज में जाता नहीं है, क्योंकि अभी ऑल तो इनको इन्वेस्टमेंट भी आगे करनी है और अभी इक्विटी रेज होगा तो एक डाइल्यूट भी होगी। तो वहाँ से हम देखेंगे 60% से ऊपर एबिटा मार्जिन जाना बहुत ही मुश्किल है। तो मार्जिन के टर्म्स में तो चीज़ें रुक सी गई हैं। और उसके बाद अगर हम ग्रोथ में देखें तो ग्रोथ में अगर देखें तो 127% के कैगर से ऑलमोस्ट हर साल डबल हुआ है जो इनका रेवेन्यू है FY22 से 25 तक। उस हिसाब से रेवेन्यू इनका काफ़ी जम्प्ड है। तो अब 127 और जो पी रेशियो मिलता है वो आपके रेवेन्यू ग्रोथ के परसेंट पे भी मिलता है। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है 120%, वो भी अब आगे होनी बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर ये होती है तो शायद ये स्टॉक 70-80 के पी पे भी ट्रेड कर जाएगा। बट 120% टच करना विल बी वेरी मच, बहुत ही एक रैप, बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही तगड़ा फिगर होगा, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। और शायद 30 से 35 जो जीरो था का भी नंबर आया कि 30 से 35% से ग्रोथ हुई है। शायद हम 120 से अब ये शायद 30 से 35 ग्रोथ परसेंट करेगा। ऑल तो 30 से 35% ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा होती है इस बेस पे। तो 30 से 35% का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। इस साल जो इन्होंने रेवेन्यू दिया है जिस पे हम पी कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें 160 करोड़ रुपीज़ का एक वन टाइम प्रॉफिट भी है जो कि इंक्लूड किया गया है। तो 160 करोड़ आपको इनके प्रॉफिट से कम करना पड़ेगा अगर आपको आना है तो। और अगर उस हिसाब से हम देखें तो एबिटा मार्जिन हमें पीक लग रहा है। थोड़ा शॉर्ट टर्म में सिचुएशन भी ख़राब है, पर अगर लॉन्ग टर्म सिचुएशन अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म सिचुएशन ख़राब होती है पर लॉन्ग टर्म सिचुएशन इसके सोल्यूशंस हैं। जब सब इंडस्ट्री के मेंबर्स पे वो चीज़ लगेगी, अगर आप पे अकेले लग रही होती है तो एक मुश्किल होती है स्टॉक के लिए, पर अगर सब पे लग रही है तो आप देखेंगे धीरे धीरे, जैसे जीरोधा ने भी बोला है कि अब वो शायद जो डिलीवरी होती है जो फ्री रहती है जीरोधा में, उस पर भी शायद पैसा लगाएंगे तो वो फी हो जाएगी, उस पर लग जाएगी। जो भी आपकी 20 रुपये लगे, 30 रुपये लगे, जो भी लगती है तो वो लगेगी। तो ऐसे धीरे धीरे जब ये सब रेवेन्यूज़ ये जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे हर प्लेयर वो रेवेन्यू जनरेट कर लेगा और लगभग 2-3-4 क्वार्टर में सबके रेवेन्यूज़ जो है वो सम अप होके वो वापस हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में ये दिक्कत है, पर लॉन्ग टर्म में ये उतनी बड़ी दिक्कत नहीं एक्ट करेगी उस हिसाब से अगर हम देखें तो। उस हिसाब से उसके बाद अगर हम पूरे रेवेन्यू पे देखें तो लगभग 40 के पी पे आ रहा है। और पर एक चीज़ इनमें अच्छी बात है कि इनका जो है अगर हम देखें तो 60% का जो एबिटा मार्जिन है, पर इनका जो अब कैश में जो डीलिंग हो रही है, कैश में डीलिंग ऑलमोस्ट इनका F&O का सेक्शन जो है वो लगातार घटते चला जा रहा है और जो कैश में बात है वो बढ़ते जा रहा है एज अ परसेंटेज। तो कैश में पर तब भी उतना असर तो आते ही है आप, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में नहीं हो। वेल्थ मैनेजमेंट में रहता है कि एक फीस लगती रहती है,
पीपल डोंट चिकन आउट, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो शायद उतना एक इंटेलेक्चुअली कैपेबिलिटी रखता है कि जब मार्केट गिरी है वो इतना समझता है कि मार्केट गिरी है तो वो भाग नहीं सकता है, वो निकल नहीं सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में रहता है जहाँ उसको 7-8% मिल रहा होता है, कि इक्विटी में भी रहता है जहाँ 15% भी मिल रहा होता है। तो सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। पर कैश में भी अगर आप रहोगे, मार्केट डाउनटर्न में जाती है तो आप खरीदी बेची कम कर देते हो। जैसे 100 का 80 में स्टॉक गया, आप उसको छूते नहीं हो, आप उसको छोड़ देते हो। पर 100 का 120 गया, 105 भी चला गया तो आप प्रॉफिट बुक करके निकलते हो, तो वहाँ से ट्रांजैक्शन आता है। तो जैसे जैसे मार्केट में डाउनटर्न आता है तो वो चीज़ें थोड़ी नीचे जाती हैं। पर उसके बाद भी अगर हम इनका देखें तो एक जो इनका कैश वाला पोर्शन है, वो कैश वाला पोर्शन एक अच्छी स्पीड में एज अ सेक्शन ग्रो कर रहा है, तो जिससे एफएनओ की वॉलीटिलिटी इनकी कम होने जा रही है। तो उस हिसाब से देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका लगभग बहुत ही अच्छा है, 45% है। और अगर हम देखें तो वैल्यूएशन प्रीमियम भी आ रहा है, पर वो शायद आईपीओ है और शायद ये वैल्यूएशन जो है वो शायद हमें बढ़ती हुई मिल जाए, कि बढ़ी जाएगी, क्योंकि अगर रेवेन्यू घटेगा तो आप देखोगे कि बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बाकी इतना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर मेरे हिसाब से कि सब चीज़ ही हमने कवर कर लिया है। 60,000 करोड़ का 15% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। आईपीओ में अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आप ये ऐसा शेयर है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, पैसा बनेगा भी इसमें। अगर ये मार्केट में टिके रहेंगे, अगर दे डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, तो यहाँ से पैसा भी बनेगा इसमें एक अच्छे स्पीड में। और अगर आप देखें तो इन सब शेयर्स में एक वॉलीटिलिटी रहती है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट में ज़्यादा पी रेशियो इनको इसीलिए नहीं मिलता है, इनको आनंद राठी जैसा शायद पी कभी ना मिले, 80-100 का पी कभी ना मिले। इनको अराउंड 30 पी के आसपास, 25 से 35 पी इनका शायद लॉन्ग टर्म एवरेज होगा। ऑल दो ये आगे बोल रहे हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट में जाएंगे, एमटीएफ में भी जाएंगे, मार्जिन ट्रेडिंग में भी जाएंगे, अपने एनबीएफसी या लोनिंग सिस्टम में भी शायद ये जा सकते हैं। तो अगर वेल्थ मैनेजमेंट हो गया इनका, मार्जिन ट्रेडिंग होगी, म्यूचुअल फंड एक्सपेंशन हो गया, अपने खुद के अगर स्कीम्स भी लॉन्च करते हैं तो वहाँ से थोड़ी स्टिकीनेस आ जाएगी, कि उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन घट जाएगा। पर अभी ये पोर्शन पाई के बहुत ही कम है, इसको जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो वो स्टिकीनेस को उतना ज़्यादा एज अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ाता रहेगा। पर फाइनली एक अच्छी बात है कि एक हमारे पास एक ऐसी शायद फिनटेक कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है आफ्टर जीरोधा। एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है फिनटेक की प्लेटफॉर्म बेस्ड, जो कि है प्रॉफिटेबल। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक अच्छा आईपीओ एक जो प्रॉफिट में आ रहा है, और मार्जिन्स फेयरली वैल्यूड है। एक थोड़ा स्ट्रेस्ड ही है, स्ट्रेस मतलब कि थोड़ा वैल्यूएशंस को शायद 5-10% पार भी कर रहा है, कि पर आईपीओज आते ही ऐसे हाई प्राइजेस पर है, पर उतना एग्जॉर्बिडेंट भी नहीं है और उतना फेयरली वैल्यूड से शायद 5-10% ऊपर ही होगा मोटा माटी। पर उस हिसाब से अगर हमें इस आईपीओ को देखना पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ऑल दो मार्केट कुछ भी कर सकता है, शायद 50% अब भी हो जाए 4 दिन में, हम कुछ कह नहीं सकते। ऑल दो प्रॉस्पेक्ट्स लुक ग्रेट, कि स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह आप इसको बोल सकते हैं, मार्केट लीडर है, तो हाई वैल्यूएशन पे भी ट्रेड करेगा। और ऐसे स्टॉक्स में हमें वॉलीटिलिटी भी अच्छी दिखेगी, कि ये सब शेयर्स जब डाउन टर्न आता है तो ऑलमोस्ट 40-30-40-50% नीचे भी मिल जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है कि कम वैल्यूएशन पे खरीदो जब मार्केट गिरी हुई हो, और जब वैल्यूएशन चढ़ रही हो तो उस हिसाब से एक अच्छी वैल्यूएशन देती है मार्केट, एक अच्छा टाइम देती है आपको इकट्ठा करने के लिए जब मार्केट पीक पे हो। सो पर्सनली आई वुड अवॉइड टेकिंग दिस स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। पर आईपीओ आया है, अगर आपको मिलता है, अच्छे अलॉटमेंट मिलता है तो आप उसको रखें, आप इन्वेस्टमेंट पे बेचें, वो आपकी अपनी कॉल होगी। सो आई थिंक सो कि हमने सब चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करी है इस चीज़ के बारे में, कि कितना आपके पी रेशियो से लेके हर चीज़ हमने बहुत ही ज़्यादा इसको डिटेल में कवर किया है। और एक इन्वेस्टमेंट पीओवी और एक ट्रेडिंग पीओवी कि आपको अलॉटमेंट मिले या आईपीओ में लगाने के पीओवी से भी बात किया है। सो थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो ग्रो में आईपीओ में लगाने की सोच रहे हैं, या जो डिस्कशन कर रहे हैं, या जो डाउन साइड बैठे हैं या एकदम ही अप साइड पे बैठे हैं। तो हमने एक किस्म से सारे एस्पेक्ट्स बहुत ही डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है। सो थैंक यू सो वेरी मच। ज़रूर आप देखते रहिए चैनल।